हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग को देखना है क्लास 10th के केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर क्या है 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए, हमारे आसपास क्या बोलेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या बोलेंगे? हमारे आसपास के तत्व हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, तत्व तो माने मान लीजिए हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहा है क्या है, एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ जो होता है, यहाँ पे क्लास हम लोग 9th में पढ़े हैं, पदार्थ जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ है। पदार्थ कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसमें होता है तत्व यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण होता है। तो यही हम बोले क्या कि पदार्थ जो होता है यानी हमारे आसपास जो भी पदार्थ है तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। अब देखिए आगे क्या है, यानी अब रहा तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है उसे तत्व कहते हैं। यहाँ पे अणु हो गया, गलती से परमाणु कर लीजिएगा। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तत्व कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम, सोना, यानी सोना हो जाएगा, मैग्नीशियम इत्यादि। ये तत्व जो है क्या होता है? छोटा कण होता है। क्या होता है? छोटा कण होता है। और साथ में ही क्या होता है? शुद्ध कण होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। छोटा के साथ साथ क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है। अभी तक तत्व लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुका है। ठीक है। अब देखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता के ऊपर। तो क्या पहले तत्व जो था बहुत ही कम था। क्या था? बहुत ही कम था, यानी न के बराबर। ना के बराबर तो नहीं बोल सकते, था तभी ना इसके बारे में अध्ययन कर रहा है। ठीक है। पहले तो था लेकिन बहुत ही क्या था? कम था। तो उसको मतलब अध्ययन आसानी पूर्वक कर लेते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या होता गया? इसकी संख्या में वृद्धि होती गई। क्या होता गया? इसकी संख्या में वृद्धि होती गई। तो अध्ययन करने में क्या होने लगा? कठिनाई होने लगा। इसलिए क्या किए हम लोग, तत्वों को वर्गीकृत कर दिए ताकि इसका अध्ययन क्या हो जाए, मतलब आसान हो जाए। क्या हो जाए? इसका अध्ययन आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तत्व को क्यों, मतलब क्या इसको वर्गीकरण क्यों किया गया? तो तत्व को सुविधा व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। क्या बोलेंगे? तत्वों के सुव्यवस्थित ढंग से स्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। अब देखिए तो वर्गीकृत तो कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए तत्व है ना, इसको कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में पहले बांटा गया था। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु, जो हम लोग क्लास 10th में ही चैप्टर 3 में पढ़े हैं। ठीक है। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बताएंगे आगे, हम सीधे बता रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या, डोबे-राइनर के त्रिक नियम। ठीक है। यहाँ पे जब तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमित लगाया जाए तो 3 तत्वों के समान समूह प्राप्त होता है। क्या होता है? 3 तत्वों के समूह प्राप्त होता है, जिन है त्रिक कहा गया। क्या बोला गया? त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व के परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। क्या बोलेंगे? जब तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे में यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? जैसे में दिया गया है। ठीक है। और इसको यदि हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी क्या, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड दें तो ये बीच वाला स्थिति प्राप्त होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी सीमा क्या है, तेजी में बढ़ रहा है। ठीक है। अधिक टाइम नहीं लेंगे,
सीमा क्या है, तो उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात किया जा सकता था, जो यहाँ पे आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है। एग्जाम में पूछा जाता है, यही तीनों में कोई एक होगा। ठीक है, क्या होगा, यही तीनों में कोई एक होगा। आगे देखते हैं क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो यहाँ पे देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के समान थे। ठीक है, क्या पाया, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी तत्वों के किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, या पूछ ले क्या, डोबेराइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार पर ये भी आधारित है, और न्यूलैंड्स का भी परमाणु भार पर ही आधारित है। ठीक है, अब देखिए ये जो तत्व था यानी पहला तत्व किसके बराबर हो रहा था, 8वें तत्व के बराबर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। संगीत के अष्टक का मतलब क्या होता है, सारे गामा पाधा निशा, ये जो है ना, यही ना संगीत के अष्टक नियम है। तो इसी से इसकी तुलना क्या की गई। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको अष्टक नियम बोला जाता है, अष्टक सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम धातु के गुण के समान है। क्या है, लिथियम जो है सोडियम धातु के गुण के समान है। ये जो अपना अष्टक नियम दिए थे उस समय क्या अक्रिय नोबेल गैस का क्या हुआ था, खोज नहीं हुआ था, हीलियम ये सब का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या इनकी सीमा है कुछ क्या है, तो 1 नंबर देखिए, यह नियम केवल कैल्शियम धातु तो कर दिया गया यानी हल्के तत्वों तक लागू होता है। क्या होता है, कैल्शियम धातु यानी हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी में से मिल नहीं खाते। ठीक है, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते, यानी जो नया तत्व का खोज हुआ इस सारणी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें मेल नहीं खा रहे थे। और तीसरा जो इनका मतलब सीमा है क्या है, तो सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों के गुण में भी कोई समानता नहीं थी, एक स्थान में रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक साथ कई जगह 2 तत्व रखा गया, जैसे में यहाँ पे भी रखा गया है और यहाँ पे भी रखा गया। ठीक है, तो यही जो है ना इनकी बहुत बड़ी त्रुटि है। ठीक है, क्या है, त्रुटि है। और ये जो है ना संगीत के हम बोले अष्टक से दिया गया था, यानी क्या, सा रे गा मा प धा नि। ठीक है, यानी इसी से दिया गया, यानी इसमें देखें तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर का, यानी इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी हाइड्रोजन किसके जैसा गुण प्रदर्शित करेगा, फ्लोरीन के जैसा, फ्लोरीन क्लोरीन के जैसा, क्लोरीन किसके जैसा, निकेल या कोबाल्ट के जैसा, और कोबाल्ट ब्रोमीन के जैसा। ठीक है, लिथियम सोडियम के जैसा, पोटेशियम के जैसा और कॉपर के जैसा, रुबिडियम के जैसा। यही है क्या इसका मतलब, क्या किसका है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है। इस मतलब सारणी को याद रखिएगा। उस समय कितना तत्व खोज हुआ था, लगभग 58 तत्वों की खोज हुआ था, लेकिन इसमें भी उनका नियम जो था कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। कहाँ तक, कैल्शियम तक। एग्जाम में पूछता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक, यानी हल्के तत्वों तक। कहाँ तक, हल्के तत्व यानी कैल्शियम तक लागू होता था। आगे देखते हैं क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आप देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को कल देखेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।